यह लड़का बचपन से ही आम लोगों से अलग था। वह ऐसी चीजें देख सकता था जो किसी और को दिखाई नहीं देती थी। कभी उसे छत पर पंखों वाला घोड़ा दिखता तो कभी सड़क पर सुनहरे कवच में गैंडा। लेकिन शिक्षक कहते थे कि यह सब उसकी कल्पना है। सहपाठी उसे अजीब समझते थे, इसलिए कोई भी उससे दोस्ती नहीं करता था। पर्सी अपनी देखी हुई हर चीज चुपचाप अपनी कॉपी में बना लेता था। तभी एक दिन ग्रोवर नाम का लड़का उसकी जिंदगी में आया। ग्रोवर को पर्सी की कहानियां सुनना अच्छा लगता था और जल्दी ही दोनों अच्छे दोस्त बन गए। लेकिन उनकी शांत जिंदगी उस दिन टूट गई जब वे म्यूजियम देखने गए। जब गाइड चीजों के बारे में बता रहा था, पर्सी ने देखा कि लिखे हुए अक्षर हिलने लगे। तभी उसकी मां अचानक उसके पास आई और उसके नाम का मतलब बताने लगी। इसी बीच कुछ छात्र उसका मजाक उड़ाने लगे और शिक्षक ने पर्सी को चुप रहने को कहा। यह सुनकर गाइड का व्यवहार बदल गया। वह पर्सी के पास आया और बोला कि दूसरों की बातों पर ध्यान मत दो। जब तुम देवताओं द्वारा दिए गए काम के लिए तैयार हो जाओगे, तब लोग खुद तुम्हारा सम्मान करेंगे। उसने पर्सी को एक बॉल पेन दिया और कहा कि इसे संभाल कर रखना, इसमें बहुत ताकत है। पर्सी को कुछ समझ नहीं आया। दोपहर के खाने के समय कुछ छात्रों ने ग्रोवर पर सैंडविच फेंक दिया। पर्सी गुस्से में खड़ा हुआ, लेकिन वह लड़की अपने आप हवा में उड़ गई। उसी समय पर्सी की जेब में रखा पेन जोर से हिलने लगा। अचानक शिक्षक एक पंखों वाले राक्षस में बदल गया। उस राक्षस ने पर्सी से पूछा कि वह चीज कहां है। पर्सी को कुछ पता नहीं था। तभी सुनहरी रोशनी चमकी और राक्षस नष्ट हो गया। जब पर्सी को होश आया तो सब छात्र उसे घूर रहे थे। उसने शिक्षक के बारे में पूछा, लेकिन किसी ने कुछ नहीं देखा था। सबको बस यही लगा कि पर्सी ने लड़की को धक्का दिया है। इसके बाद पर्सी और ग्रोवर को प्रधानाचार्य के पास ले जाया गया। पर्सी ने कहा कि उसने कुछ नहीं किया, लेकिन कोई भी उसकी बात मानने को तैयार नहीं था। जरूरी समय पर पर्सी का दोस्त ग्रोवर झूठ बोल देता है। वह कहता है कि उसने अपनी आंखों से पर्सी को एक छात्र को फव्वारे में धक्का देते देखा है। इसी वजह से पर्सी को स्कूल से निकाल दिया जाता है। लेकिन पर्सी यह नहीं जानता कि ग्रोवर असल में उसकी मदद कर रहा था। उदास होकर पर्सी घर लौट आता है। उसका सौतेला पिता हमेशा की तरह उसका मजाक उड़ाता है। हालांकि सौतेला पिता अच्छा नहीं था, लेकिन उसकी मां पर्सी को समझती थी और उसे गले लगा लेती है। पर्सी का मन हल्का करने के लिए मां उसे एक छोटे से लकड़ी के घर ले जाने का फैसला करती है। रास्ते में पर्सी एक अजीब सपना देखता है। अचानक उसकी नींद खुलती है और वे दोनों उस लकड़ी के घर के सामने होते हैं। घर के अंदर मां पर्सी को सच्चाई बताती है। वह कहती है कि उसका पिता कोई साधारण इंसान नहीं, बल्कि एक देवता है। पर्सी आधा इंसान और आधा देवता है। जो राक्षस वह बचपन से देखता आया है, वे सब असली हैं। लेकिन पर्सी इन बातों पर यकीन नहीं करता। उसे लगता है कि देवता या आधे देवता जैसी कोई चीज नहीं होती। तभी दरवाजे पर जोर से दस्तक होती है। ग्रोवर वहां पहुंचता है और घबरा कर कहता है कि हालात बिगड़ गए हैं और सब कुछ उम्मीद से पहले हो रहा है। उसी पल पर्सी देखता है कि ग्रोवर का निचला शरीर बकरे जैसा है। समझाने का समय नहीं होता। तीनों जल्दी से गाड़ी में बैठ जाते हैं। ग्रोवर पर्सी को बताता है कि वह एक सेटर है और उसका रक्षक है। वह समझाता है कि आम लोग राक्षसों को नहीं देख पाते क्योंकि एक जादुई पर्दा उन्हें छुपा देता है। अब उन्हें जल्दी से हाफ ब्लड कैंप पहुंचना होगा। पर्सी कुछ और पूछना ही चाहता है कि पीछे जोरदार आवाज आती है। एक मिनोटॉर अचानक दिखाई देता है और उनका पीछा करने लगता है। वह गाड़ी के पास पहुंचकर उसे तोड़ देता है। गाड़ी सड़क किनारे पलट जाती है। अच्छी बात यह होती है कि तीनों सुरक्षित रहते हैं। वे दौड़कर हाफ ब्लड कैंप की ओर बढ़ते हैं। वहां एक सुरक्षा घेरा होता है जिसे राक्षस पार नहीं कर सकते। लेकिन पर्सी की मां उस घेरे में नहीं जा पाती क्योंकि वह एक साधारण इंसान है। तभी मिनोटॉर वहां पहुंच जाता है। पर्सी और ग्रोवर को समय दिलाने के लिए मां पर्सी की जैकेट लेकर मिनोटॉर का ध्यान अपनी ओर खींचती है। जब पर्सी पीछे मुड़कर देखता है तो उसकी मां को जोर से टकराया जाता है। मिनोटॉर उसे उठाता है और वह उसकी पकड़ में राख बन जाती है। गुस्से से भरा पर्सी जेब से बॉल पेन निकालता है। वह एक सुनहरी तलवार में बदल जाता है। पर्सी बिना डरे मिनोटॉर पर हमला कर देता है। मिनोटॉर एक लात मारकर पर्सी को दूर फेंक देता है और फिर एक बड़ा पत्थर उठाकर उस पर फेंकता है। आखिरी पल में पर्सी बच जाता है और फुर्ती से मिनोटॉर की पीठ पर चढ़ जाता है। मिनोटॉर उसे गिराने के लिए पास के पेड़ से जोर से टकराता है, लेकिन इससे उसका एक सींग टूट जाता है। पर्सी मौका देखकर वह सींग तोड़ लेता है और उसे मिनोटॉर के सिर में घोंप देता है। जब पर्सी को होश आता है तो वह हाफ ब्लड कैंप में होता है। कोई कहता है, हाफ ब्लड कैंप में स्वागत है पर्सी जैक्सन, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। पर्सी होश में आता है। मां की कुर्बानी के बाद वह अपने पिता को ढूंढना चाहता है। तभी उसकी नजर एक दाढ़ी वाले आदमी पर पड़ती है। वह कुछ पूछने ही वाला होता है कि ग्रोवर घबराकर उसे रोक लेता है। वह बताता है कि यह मिस्टर डी है, कैंप के मैनेजर डियोनिसस। उन्हें नाराज नहीं करना चाहिए। पर्सी समझ जाता है कि सामने देवताओं में से एक खड़ा है। वह आदर दिखाता है, लेकिन फिर भी अपने पिता के बारे में पूछता है। वह नहीं जानता कि यह देवता मजाक करना पसंद करता है। डियोनिसस मजाक में कहता है कि वही उसका पिता है और पर्सी से रसोई से शराब लाने को कहता है। वह यहां तक कहता है कि बाद में उसे दादा भी कह सकता है। ग्रोवर रोकने की कोशिश करता है, लेकिन डियोनिसस उसे चुप करा देता है। पर्सी बात पर भरोसा कर लेता है और जाने लगता है। तभी एक सेंटर प्रकट होता है, वही म्यूजियम का गाइड जिसने उसे बॉल पेन दिया था। ग्रोवर बताता है कि वह चिरॉन है, कैंप का ट्रेनिंग डायरेक्टर। वह हमर है और हीरोज को ट्रेन करता है। चिरॉन पर्सी को बताता है कि डियोनिसस उसका पिता नहीं है।
असल में ज्यूस ने डियोनिसस को शराब पीने से मना किया है, लेकिन आधे देवता यह नियम तोड़ सकते हैं, इसीलिए वह पर्सी से शराब मंगवाना चाहता था। इसके बाद चिरॉन पर्सी को पूरे कैंप की सैर कराता है। वह बताता है कि यह आधे इंसान आधे देवता बच्चों की जगह है। एक तय उम्र के बाद सब यहाँ आते हैं। यहाँ चारों ओर जादुई सुरक्षा घेरा है। आम इंसान इस जगह को देख नहीं सकते और कोई भी राक्षस इसके अंदर नहीं आ सकता। जंगल के बीच 12 झोपड़ियां बनी हैं जो ओलिम्पस के 12 मुख्य देवताओं का प्रतीक हैं। इन झोपड़ियों में वही बच्चे रहते हैं जिन्हें किसी देवता ने अपना लिया हो, लेकिन फिलहाल पर्सी को किसी ने नहीं अपनाया था, इसलिए चिरॉन उसे एक खास झोपड़ी में रहने भेज देता है। यह यात्रा के देवता हर्मीस की झोपड़ी होती है। पर्सी चुपचाप एक कोने में चला जाता है। वह नहीं चाहता कि कोई उस पर ध्यान दे, लेकिन मिनोटॉर को मारने की बात पूरे कैंप में फैल चुकी होती है। कुछ लड़के उसके पास आते हैं। पर्सी सोचता है कि वे झगड़ा करने आए हैं, लेकिन वे सिर्फ उससे मिलने आते हैं। उनका नेता ल्यूक होता है, जो हर्मीस का बेटा है। इधर दूसरी ओर ग्रोवर जंगल के अंदर जाता है और अपनी मां से मिलता है, क्योंकि वह पर्सी को सुरक्षित कैंप तक ले आया था। उसे परिषद की मंजूरी मिल जाती है, लेकिन वहीं उसे एक चौंकाने वाली बात पता चलती है। घबराया हुआ ग्रोवर तुरंत पवित्र स्थान के मुखिया के पास जाता है। परिषद में बताया जाता है कि पर्सी की मां को मिनोटॉर ने मारा था, लेकिन उसका शरीर टुकड़ों में नहीं टूटा, बल्कि राख बनकर गायब हो गया। यह बहुत अजीब बात थी। परिषद को शक होता है कि पर्सी की मां मरी नहीं है, बल्कि मृतकों के देवता हेडिस उसे अपने साथ ले गया है। लेकिन जब चिरॉन यह सुनता है तो वह हैरान नहीं होता, क्योंकि वे यह बात पहले से जानते थे। वे ग्रोवर को सख्त चेतावनी देते हैं कि यह बात पर्सी को मत बताना, वरना उस पर बड़ा खतरा आ सकता है। उसी समय पर्सी फिर से वही अजीब सपना देखता है। अंधेरा साया दोबारा दिखाई देता है। पर्सी घबराकर जाग जाता है। ल्यूक समझ जाता है कि पर्सी ने बुरा सपना देखा है। वह कहता है कि कैंप में ऐसा होना आम बात है। आधे देवता बच्चों का सोचने का तरीका इंसानों से अलग होता है। उनके सपने अक्सर भविष्य का संकेत होते हैं, लेकिन उन्हें समझने में समय लगता है। ल्यूक पर्सी को सलाह देता है कि ज्यादा मत सोचो, कैंप में और भी जरूरी काम है। सबसे जरूरी चीज है सम्मान और गौरव। गौरव मिलने से ताकत, इज्जत और पहचान मिलती है। तभी युद्ध के देवता एरीज की बेटी पर्सी से टकराती है और उसे धक्का दे देती है। उसका नाम क्लैरिस होता है। वह यकीन नहीं करती कि पर्सी ने मिनोटॉर को मारा है, इसलिए जानबूझकर झगड़ा शुरू करती है। ल्यूक बीच में आता है तो क्लैरिस नाराज होकर चली जाती है। ल्यूक कैंप का सबसे अच्छा तलवारबाज है और उसके पास बहुत ज्यादा गौरव है, इसीलिए क्लैरिस उससे टकराने की हिम्मत नहीं करती। यह सुनकर पर्सी तय करता है कि अगर उसे आगे तंग नहीं होना है तो उसे भी गौरव हासिल करना होगा। वह ल्यूक के साथ ट्रेनिंग ग्राउंड जाता है, लेकिन शुरुआत अच्छी नहीं होती। सिर्फ तीर चलाने में ही वह लगभग अपने ही साथी को घायल कर देता है। लोहे पर हथौड़ा चलाते ही पूरी लोहार की दुकान जलकर राख हो जाती है। यह देखकर पर्सी बहुत निराश हो जाता है। वह खुद को असफलता का बेटा समझने लगता है। एक रात पर्सी अकेले शौचालय जाता है। तभी क्लैरिस कुछ लड़कों के साथ उसे पकड़कर अंदर फेंक देती है और बिना कुछ सुने उसे टॉयलेट में डुबोने लगती है। अचानक एक अजीब बात होती है। टॉयलेट का सारा पानी पल भर में गायब हो जाता है। अगले ही पल क्लैरिस और उसके साथी बुरी हालत में उठ खड़े होते हैं। पर्सी हैरान होकर यह सब देखता रह जाता है। तभी उसकी नजर दरवाजे पर खड़ी एक लड़की पर पड़ती है। उसका नाम एनाबेथ होता है। वह युद्ध की देवी एथेना की बेटी है। वह यहाँ यह जानने आई होती है कि क्या पर्सी कुछ दिनों बाद होने वाली झंडा छीन प्रतियोगिता में उसकी मदद कर सकता है। ल्यूक पर्सी को बताता है कि एनाबेथ कैंप की सबसे ताकतवर योद्धा है। अगर पर्सी खुद को साबित करना चाहता है तो उसे किसी मिशन पर जाना होगा। चिरॉन कई सालों से एनाबेथ को बताता आया था कि एक दिन एक आधा इंसान आधा देवता आएगा जो एक बड़े सफर पर निकलेगा। तभी एनाबेथ को भी साथ जाने का मौका मिलेगा। वह बच्चा निषिद्ध संतान होगा। निषिद्ध संतान का मतलब है 3 सबसे बड़े देवताओं की संतान। एनाबेथ पर्सी पर नजर रखे हुए थी और उसे लगता था कि शायद वही वह बच्चा है। कुछ दिनों की ट्रेनिंग के बाद झंडा छीन प्रतियोगिता शुरू होती है। टीमें लाल और नीली 2 भागों में बंट जाती हैं। जो टीम पहले दुश्मन का झंडा छीन लेती है वही जीतती है। खेल के दौरान जादुई हथियार इस्तेमाल किए जा सकते हैं, लेकिन किसी को गंभीर चोट पहुंचाना या मारना मना होता है। चिरॉन के संकेत देते ही खेल शुरू हो जाता है। दोनों टीमें अपनी अपनी दिशा में दौड़ पड़ती हैं, लेकिन एनाबेथ पर्सी को लेकर अलग रास्ता चुनती है। वह पर्सी की असली ताकत पर रखना चाहती थी। पर्सी कुछ पूछता उससे पहले ही एनाबेथ अपनी मां की दी हुई टोपी पहनकर वहीं से गायब हो जाती है। जंगल में ल्यूक की अगुवाई में उनकी टीम दुश्मनों को हरा देती है, लेकिन वे झंडा लेने नहीं जाते। ल्यूक कहता है कि झंडा पर्सी ही लाएगा। उधर पर्सी बिल्कुल लापरवाह होता है। कभी जानवरों से खेलता है, कभी पेड़ पर लेटकर आराम करता है। तभी क्लैरिस 2 लोगों के साथ उसे घेर लेती है। वह टॉयलेट वाली बेइज्जती का बदला लेने आई थी। गुस्से में वह अपना भाला सक्रिय करती है और पर्सी पर बिजली से हमला कर देती है। पर्सी समझ जाता है कि वह जीत नहीं पाएगा और भागने लगता है, लेकिन पीछे से हमला होता है और वह पहाड़ी से लुढ़क जाता है। वह उठकर फिर भागना चाहता है, लेकिन क्लैरिस उसका रास्ता रोक लेती है। तीनों फिर से लड़ने लगते हैं। लड़ाई बढ़ती जाती है। धीरे धीरे पर्सी और मजबूत होता जाता है। वह क्लैरिस के भाले को आसानी से पकड़ लेता है, फिर एक तरफ लुढ़कता है और भाले को तोड़ देता है। क्लैरिस गुस्से से चिल्लाती है। वह भाला उसके पिता ने दिया था। वह पर्सी को सजा देने ही वाली होती है कि तभी सिंह बचता है। खेल खत्म हो चुका होता है। पर्सी की टीम जीत जाती है।
क्लैरिस के जाने के बाद एनाबेथ सामने आती है। वह काफी देर से पर्सी को देख रही होती है। पर्सी उससे पूछता है कि उसने ऐसा क्यों किया, लेकिन एनाबेथ कोई जवाब नहीं देती। वह बस पर्सी को उठाकर झील में धक्का दे देती है। उसी पल एक चमत्कार होता है। पर्सी के सारे जख्म अपने आप भर जाते हैं। उसके सिर के ऊपर समुद्र के देवता का त्रिशूल हवा में चमकने लगता है। पर्सी के पिता उसे बुलाते हैं। पर्सी दरअसल समुद्र के देवता पोसाइडन का बेटा होता है। वह सबसे ताकतवर निषिद्ध संतान है। यहीं से पर्सी की किस्मत बदल जाती है। उसका जन्म एक देवताओं की लड़ाई को रोकने के लिए हुआ था। कुछ महीने पहले ज्यूस की शक्ति का प्रतीक बिजली का अस्त्र चोरी हो गया था। ज्यूस को शक था कि यह काम पर्सी ने किया है, क्योंकि वह निषिद्ध संतान है। इसीलिए उसने पोसाइडन को आखिरी चेतावनी दी थी, अगर बिजली वापस नहीं मिली तो युद्ध होगा। पर्सी बेवजह इस झगड़े में फंस गया था। यही कारण था कि उसे यात्रा पर जाना था। चिरॉन बताता है कि बिजली चुराने वाला कोई और नहीं बल्कि मृतकों का देवता हेडिस है। पर्सी को उसे वापस लाने के लिए अधोलोक जाना होगा। यह सुनकर पर्सी मना कर देता है। चिरॉन कितना भी समझाए वह जाने को तैयार नहीं होती। तभी ग्रोवर आकर बताता है कि पर्सी की मां जिंदा है, उसे हेडिस ने पकड़ रखा है। यह बात पर्सी को तोड़ देती है। अब वह अधोलोक जाने का फैसला कर लेती है, अगर बिजली के लिए नहीं तो कम से कम अपनी मां को बचाने के लिए। यात्रा से पहले चिरॉन उसे डेल्फी की भविष्यवक्ता से मिलने भेजता है। वह अपोलो की भविष्यवाणी की आवाज होती है। वह पर्सी से कहती है, पश्चिम की ओर जाओ, वहां विद्रोही देवता मिलेगा, चोरी हुई चीज वापस मिलेगी और सही मालिक तक पहुंचेगी। पर्सी की सुरक्षा के लिए चिरॉन कैंप के सबसे अच्छे योद्धाओं को चुनता है और पर्सी से कहता है कि वह अपने साथी चुने। चिरॉन की बात पूरी होने से पहले ही पर्सी एनाबेथ को चुन लेती है। सिर्फ इसलिए नहीं कि वह एथेना की बेटी है, बल्कि इसलिए भी कि भविष्यवाणी में कहा गया था, जो खुद को तुम्हारा दोस्त कहेगा वही तुम्हारे साथ धोखा करेगा। पर्सी और एनाबेथ अभी दोस्त नहीं थे। इसके बाद पर्सी ग्रोवर को चुनती है, जिस पर उसे सबसे ज्यादा भरोसा था। जब पर्सी सामान बांध रही होती है तभी ल्यूक उसके कमरे में आता है। वह अपने पिता हर्मीस के उड़ने वाले जूते उसे देता है। ल्यूक कहता है कि ये जूते काम आ सकते हैं। पर्सी को नहीं पता होता कि यही जूते आगे चलकर उसकी जान बचाने वाले हैं। सब तैयार होने के बाद तीनों यात्रा पर निकल पड़ते हैं। पहले वे शहर लौटते हैं और फिर बस से अपने मिशन की ओर बढ़ते हैं। रास्ते में पर्सी पूछती है, कैंप के पास पैसे की कमी नहीं है तो चिरॉन ने हवाई जहाज का टिकट क्यों नहीं लिया? ग्रोवर बताता है, क्योंकि पर्सी निषिद्ध संतान है। सिर्फ राक्षस ही नहीं, ज्यूस खुद भी उन्हें रोक सकता है और आसमान उसका इलाका है। हवाई जहाज से सफर करना पर्सी को सीधे ज्यूस के हवाले करने जैसा होता। सबसे जरूरी बात यह थी कि बस में मिली जुली गंध पर्सी की खुशबू छिपा देती थी, जिससे राक्षसों के लिए उसे ढूंढना मुश्किल हो जाता था। लेकिन पर्सी जिद करता है कि उसे बाहर उतरकर हवा लेनी है। एनाबेथ मना कर देती है। दोनों में बहस होने लगती है। अगर ग्रोवर बीच में न पड़ता तो बात हाथापाई तक पहुंच जाती। जब एनाबेथ सामान खरीदकर लौटती है तो उसे भीड़ में छिपा एक राक्षस महसूस होता है। फिर वह बस के अंदर उस बदला लेने वाली देवी को देख लेती है जो पहले पर्सी पर हमला कर चुकी थी। एनाबेथ अदृश्य टोपी पहनकर चुपचाप बदला देवी के पीछे बैठ जाती है और उसे धमकाती है कि तीनों से दूर रहे। लेकिन बदला देवी सौदा पेश करती है। वह चाहती है कि एनाबेथ पर्सी को बस से नीचे उतार दे ताकि वह उसे चुपचाप ले जा सके। इससे उनकी यात्रा में भी रुकावट नहीं आएगी और बोझ भी कम हो जाएगा। बदला देवी अभी बहकाना ही चाहती थी कि उसे पता चलता है एनाबेथ वहां से जा चुकी है। एनाबेथ पर्सी और ग्रोवर के पास आकर उन्हें तुरंत खिड़की खोलने को कहती है। तभी बदला देवी गुस्से में उठती है और तीनों पर हमला कर देती है। लेकिन आम लोगों की नजर में वह बस एक सफेद बालों वाली बूढ़ी औरत लगती है। जब यात्री उस बूढ़ी औरत को रोक लेते हैं, उसी समय दूसरी बदला देवी बस के अंदर घुस आती है। खतरे के पल में एनाबेथ अपनी छुरी निकालती है और एक ही वार में उसे खत्म कर देती है। वह गिरी हुई हथियार उठाती है और टूटे हुए शीशे से बाहर कूद जाती है। बदला देवियों से बचने के लिए ग्रोवर दोनों को जंगल में ले जाता है। यहाँ सैटर खोजियों ने छुपे हुए रास्ते बना रखे थे, जिससे पीछा किए जाने की संभावना कम हो जाती है। लेकिन अजीब बात यह थी कि ग्रोवर को याद था कि यहाँ कोई दुकान नहीं होनी चाहिए। फिर भी उनके सामने आंटी एम का गार्डन नाम की एक कला की दुकान दिखती है। दुकान अजीब पत्थर की मूर्तियों से भरी होती है। यहाँ तक कि कुछ पुराने शक्तिशाली राक्षस भी थे। ये सब देखते ही एनाबेथ सबको तुरंत जाने को कहती है। लेकिन तभी बदला देवी रास्ता रोक लेती है और एनाबेथ से कहती है, तुम्हें मेरा सौदा मान लेना चाहिए था। पर्सी कुछ पूछता, उससे पहले ही एक औरत की आवाज आती है। सब लोग बोलना बंद कर देते हैं। जो औरत सामने आती है उसे देखकर कोई भी उसकी आंखों में देखने की हिम्मत नहीं करता। वह कोई और नहीं, किंवदंती की मेडूसा होती है। मेडूसा तीनों को घर के अंदर खाना खाने का न्योता देती है। एक तो पेट भर जाएगा, दूसरा बदला देवी यहाँ उन्हें टुकड़ों में नहीं काटेंगी। हालांकि एनाबेथ और ग्रोवर जोर देकर मना करते हैं, लेकिन पर्सी फिर भी घर में चला जाता है। बाहर खड़ी बदला देवी को देखकर एनाबेथ को भी अंदर जाना पड़ता है। खाने की मेज पर मेडूसा अपनी दुख भरी कहानी सुनाती है। वह कहती है कि वह कभी एथेना की सच्ची भक्त थी, लेकिन एथेना ने उसे कभी नहीं अपनाया। बाद में समुद्र के देवता पोसाइडन मेडूसा से प्रेम करने लगे। इससे एथेना को जलन हो गई और उसने मेडूसा को श्राप दे दिया, जो भी उसकी आंखों में देखेगा वह पत्थर बन जाएगा। एनाबेथ को यह बात मंजूर नहीं होती। वह मानने से इनकार कर देती है कि उसकी माँ ऐसी हो सकती है और मेडूसा को झूठी कहती है। मेडूसा बहाना बनाकर रसोई में जाती है और पर्सी को मदद के लिए बुलाती है। वहां वह पर्सी के मन में एनाबेथ के खिलाफ जर भरने लगती है। वह कहती है, एनाबेथ एक दिन तुम्हें धोखा देगी। फिर वह सौदा रखती है, अगर पर्सी एनाबेथ और ग्रोवर को उसके हवाले कर दे तो वह उसकी माँ को अधोलोक से छुड़ाने में मदद करेगी। लेकिन जब मेडूसा मुड़ती है तो पर्सी वहां नहीं होता। गुस्से में आकर मेडूसा अपना असली रूप दिखा देती है। बाहर बदला देवियां पहरा दे रही होती हैं, इसलिए तीनों भाग नहीं पाते और मेडूसा के तहखाने में छुप जाते हैं।
लेकिन वहां का नजारा चौंकाने वाला होता है। वो एक बहुत बड़ा भूमिगत महल होता है जहां इंसान और राक्षस पत्थर बनकर खड़े होते हैं। जटिल रास्ते तीनों को थोड़ा समय दिला देते हैं। ग्रोवर कहता है कि वह मेडूसा का ध्यान भटकाएगा, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कर पाता, मेडूसा मंत्र बोल चुकी होती है। इसी समय मेडूसा पीछे पीछे आती है और चारों तरफ पर्सी और टीम को ढूंढने लगती है। लेकिन पर्सी के हाथ में चमकती हुई तलवार की रोशनी मेडूसा की स्थिति उजागर कर देती है। मेडूसा पर्सी के पास पहुंचती है और जैसे ही उस पर हमला करने वाली होती है, ग्रोवर अचानक हवा में उड़कर नीचे गिर जाता है। एनाबेथ मौका पाकर मेडूसा पर अदृश्य टोपी पहनाती है, जिससे सभी उसकी मौजूदगी नहीं देख पाते। इस मौके का फायदा उठाकर पर्सी फिर से मेडूसा का सिर काट देता है। वह सिर उठाकर सावधानी से बाहर निकलता है। मेडूसा की इस कार्रवाई का फायदा उठाकर वे पूरी तरह से पीछा करने वाली बदला देवी से बच जाते हैं। लेकिन अब समस्या आती है, मेडूसा के सिर का क्या करें? तीनों इस पर बहस करने लगते हैं। तभी पर्सी को एक आइडिया आता है। वो सोचता है कि मेडूसा का सिर हर्मीस की खोली हुई देवताओं की कुरियर सेवा से ओलिम्पस तक भेज दिया जाए। इसके बाद एक आदमी एक बॉक्स लेकर इंपीरियल बिल्डिंग में प्रवेश करता है। वह लिफ्ट में जाता है और खास चाबी का इस्तेमाल करके 600वीं मंजिल का बटन दबाता है। ये वही मंजिल है जिसे किंवदंती के अनुसार ओलिम्पस कहा जाता है। ये काम निपटाने के बाद पर्सी और उसकी टीम फिर से अपनी यात्रा पर निकल पड़ते हैं। लेकिन अब उनका सामना और भी ज्यादा शक्तिशाली राक्षसों से होने वाला है।